सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम रूबरू में एक मरतबा फिर आपका स्वागत किया जाता है। आज हम हाजिर हैं शहर मालेगांव के एसपी जनाब नीलोत्पल सर के साथ में। सर ने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, इस हवाले से सर की क्या स्ट्रेटेजीज रही है, सर का क्या स्टडी क्राइटेरिया रहा है, सर ने किस तरह से प्लान सेट करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, इन तमाम बातों को आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते ही है, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल का पर्पस क्या है, उसके मकासद क्या है, उसका एम्स क्या है। मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, नेट, सेट, पेट, नीट, टीटी, टेट, इन तमाम एग्ज़ाम्स की तैयारियों के हवाले से इनका जो सिलेबस है, इस पर हम एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स अब तक के अपलोड करते आए हैं। साथ ही साथ वो खुशनसीब अफराद जिन्होंने इन एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है, हम उनके इंटरव्यूज़ भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्होंने जो लायामल बनाया था, जो तरीका इख्तियार किया था, उन्हें जानकर हम उससे इस्तिफ़ादा कर सके और कम समय में हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर सके। आइए आज के इस प्रोग्राम रूबरू में जनाब एसपी साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर का फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है और सर ने अब तक का अपना तालीमी सफ़र किस तरह से तय किया है। आपके सामने पेश है शहर मालेगांव के एसपी साहब। मैं भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में मेरे पिताजी केंद्र सरकार में सेवा में थे, वरीय कार्यक्रम उद्घोषक आकाशवाणी भागलपुर में कार्यरत थे, और मेरे बड़े भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ लॉ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी लॉ ऑफिसर के पद पे काम कर रहे हैं। छोटी बहन ने भी इंग्लिश ऑनर्स में शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और शी स्टेज इन लखनऊ। मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊं तो मैंने अपनी सारी पढ़ाई बचपन से लेकर के इंजीनियरिंग तक मैंने भागलपुर से ही की है, और एक माउंट असीसी स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल, उससे मैंने +2 तक अपनी पढ़ाई वहाँ से ही की। उसके बाद एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 1960s से भागलपुर में वो कॉलेज है, उससे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2004 से 2008 तक मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ से ही की है। ये पूरी पढ़ाई होने के बाद, मेरी पूरी एकेडमिक्स कंप्लीट होने के बाद मेरी प्लेसमेंट हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हुई थी और 3 साल तक मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एज ए इंजीनियर प्रोजेक्ट्स करके विशाखापट्टनम में HPCL की विशाख रिफाइनरी है, वहाँ 3 साल तक मैंने अपनी सेवा दी। उसके बाद चूँकि सिविल सर्विसेज मेरा अल्टीमेट एम था, मैं चाहता था कि इस एग्ज़ाम में मैं अपियर हूँ, इसके लिए मुझे वहाँ पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता था, तो उसके लिए मैंने उस जॉब को रिज़ाइन करके मैं दिल्ली चला आया संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। सर, आपने यूपीएससी का ख्वाब कब देखा या क्यों देखा और इस ख्वाब को आपने किस तरह से पूरा किया है? मेरे घर में ऑलरेडी 2 मेरे चाचा हैं, सबसे बड़े वाले चाचा और सबसे छोटे वाले चाचा, दोनों सिविल सर्विसेज में हैं। बड़े वाले चाचा 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं और अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। छोटे वाले चाचा 97 बैच के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं और अभी रेलवे बोर्ड में कार्यरत हैं। तो उन 2 चाचाओं को पढ़ते और इस सेवा में आते हुए देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। अपनी स्कूलिंग जब मैं कर रहा था उस समय दोनों चाचा सर्विस में आ गए थे, तो उनको देखकर और उनकी कार्यशैली और कार्य पद्धति देख करके मुझे लगा कि ये एक सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज, जिसमें जा कर के आप आम जनता के लाइफ में, आम जनता के जीवन में आप जो भी बदलाव कर सकते हैं, ये सर्विस आपको एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि आप वो मुकाम को हासिल कर सकें। यही कारण था कि बचपन से ही मेरा ख्वाब था कि मैं ये एग्ज़ाम किसी न किसी स्तर पे जाके, किसी न किसी लेवल पे जा करके अपने करियर में इस एग्ज़ाम में अपियर होऊंगा। और चूँकि पिछली वाली जॉब में मुझे इसका मौका नहीं मिल पा रहा था, तो एक दृढ़ निश्चय लेकर के कि इस एग्ज़ाम को फुल सीरियसनेस के साथ देना है, उसके लिए मैंने वो जॉब रिज़ाइन करके मैं प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चला गया। सर, सिविल सर्विसेज के तैयारी के दौरान आपने क्या कुछ सेक्रीफाइस किया और आज उन कुर्बानियों का महत्व आपकी ज़िंदगी में कितना है? सेक्रीफाइस तो बहुत किया। पहले तो अपनी नौकरी जो 2011 में मुझे जो सैलरी HPCL देती थी, आज की डेट में उससे कम सैलरी मुझे इस सर्विस में मिलती है। तो सबसे बड़ी सेक्रीफाइस तो मॉनेटरी सेक्रीफाइस थी
जो मैंने किया सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब लोगों के बीच में रह करके लोगों के लिए काम करने के लिए वो सेक्रीफाइस किया। और उसके लिए मेरे घर वाले इनिशियली तैयार नहीं थी, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी थी, नवरत्ना कंपनी की नौकरी थी, बट उनको कन्विंस करके मैं जॉब रिज़ाइन करके दिल्ली चला गया और वापस एक अच्छे जॉब से, एक अच्छे स्टेज से मैं वापस बैक टू स्टूडेंट लाइफ जा करके एज ए स्टूडेंट दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके मैंने तैयारी की। उस दौरान भी बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए, पैसों को लेकर के थोड़ी दिक्कत रहती थी, उसको लेकर के तान रहने के बाद भी उसमें एडजस्ट करके पढ़ाई करना। दूसरा जो सोशल मीडिया है आज के इसमें, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो एक तरह से दैट इज़ ए डबल एज सोर्ड। वो आप उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप टाइम भी आपकी बहुत कंज्यूम हो जाती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया का यूसेज उस समय में मैंने थोड़ा कम कर दिया था, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था मेरा सोशल मीडिया का यूसेज, ताकि मैं पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई के ऊपर दे सकूं। और जो कुछ अच्छे दोस्त थे उनसे भी बातचीत कम हो गई, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, पढ़ाई को ज़्यादा समय देने के लिए। तो अलग अलग तरह से सोशल, इकोनॉमिक और फ्रेंड सर्कल में जो लोगों से थोड़ी दूरी बन गई उस दौरान, प्रिपरेशन के दौरान। बट एक बार जब सिलेक्शन हो गई तो उसके बाद सबको, जो लोग उस समय खफा हो गए थे कि कॉन्टैक्ट्स थोड़े कम हो गए थे, बट उस समय सबको समझ में आया कि कुछ कारण था जिसको लेकर के ये दूरियां बढ़ गई थी तैयारी के दरमियान, और वो उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। तो नीलोत्पल सर अपनी ये सेक्रीफाइसेस को बयान कर रहे थे। हमारे वो व्यूअर्स जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बेहतर मशवरा है कि वो आज की रंगीन दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करते हुए भी पूरा अपना मेन फोकस स्टडी पर रखें। जब एक दफ़ा आप किसी पोस्ट पर पहुंच जाओगे तो यही तमाम चीज़ें डबल होकर आपके सामने आ जाती है और दुनिया आपको अप्रिशिएट करने लगती है। सर, सिविल एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपने किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई थी और किस तरह आपने कम समय में इसको क्लियर किया? मैं 2011 में, सितंबर 2011 में HPCL की जॉब छोड़ करके दिल्ली आया था। 2011 के एग्ज़ाम में मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी उस इंजीनियर के जॉब में रहते हुए। उसके बाद मुझे मेंस की तैयारी करने के लिए कम मौका मिला, जितने ही समय मिले मुझे 20-25 दिन, उसमें रह करके मैंने मेंस की एग्ज़ाम दी, जिसमें पहली अटेम्प्ट में मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। मेंस में कुछ मार्क्स से मेरी इंटरव्यू की कॉल नहीं आ पाई, बट शुरू से ही मैंने एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी सिविल सर्विसेज के लिए अपनाई। बहुत लोग प्रीलिम्स की एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, इंटरव्यू के लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि सिविल सर्विसेज एक होलिस्टिक प्रोसेस है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक साथ जुड़े हुई एक ही धागे के अलग अलग पहलू हैं। तो उसकी आपकी शुरुआत से ही एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपका अल्टीमेट फोकस सिलेक्शन रहना चाहिए, स्टेजेस में एग्जाम को क्वालिफाई करना नहीं रहना चाहिए। आप उस तरह से अपनी बेस बिल्ड करके उसके ऊपर वो अपनी तैयारी की पहाड़ को खड़ी करेंगे, पिरामिड बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में ज़्यादा आसानी होगी। कंपार्टमेंट बेस्ड अप्रोच मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में काम नहीं करती है। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रख करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो सर, क्या यही तरीका तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है या फिर ये सिर्फ स्पेसिफिक है यूपीएससी के लिए? बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरा यही बोलना है कि जो भी एग्ज़ाम्स में 2-3 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स हो गई, मेंस हो गई, इंटरव्यू हो गई, सिविल सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये स्टेजेस रहते हैं। तो उसके लिए मेरी असेसमेंट ये है कि उसके लिए कंपार्टमेंट बेस्ड अप्रोच की, प्रीलिम्स की आप ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन आप अलग से कर रहे हैं, फिर सब्जेक्टिव की अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाद में इंटरव्यू की अलग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट डजंट वर्क। आप एक कंसोलिडेटेड कंप्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के चलेंगे, एज ए कंपार्टमेंट नहीं करके एक पूरे होलिस्टिक वे में उसकी तैयारी करेंगे, तो वो आपको आगे चल करके ज़्यादा मदद करता है। नहीं तो होता क्या है कि प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स के बाद आप एक ऐसे जगह लैंड कर जाते हैं जहाँ पे एक मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस आपके सामने रहता है और आपकी मेंस की तैयारी हुई नहीं रहती। तो आप शुरुआत से ही अगर इस तीनों स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी शुरू करेंगे तो इसमें आपको आगे चल करके दिक्कत नहीं होगी। सर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाता है। जैसे उसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का ना फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, ना उनकी माशी हालत देखी जाती है, ना उनकी फैकल्टी देखी जाती है। हत्ता के ऑप्शनल चूज करने के लिए ये भी नहीं कहा जाता कि अगर आपने मास्टर डिग्री या बैचलर हिंदी लिटरेचर से की है तभी आप हिंदी ले सकते हो, बल्कि आप किसी भी फैकल्टी से बिलोंग करते हो, अगर आप
आईन हिंद में मौजूद 8वें शेड्यूल में मौजूद जो 24 ज़बानें हैं उसमें से किसी का भी इंतखाब करना चाहते हो तो आपको मुकम्मल आज़ादी है। तो इस तरह की कोई बंदिश नहीं, ना परसेंटेज है कि आपको मोर देन 55% चाहिए, एक बस पासिंग क्राइटेरिया है, उसके बाद किसी भी फैकल्टी का कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आखिर यूपीएससी किन कैंडिडेट को हासिल करना चाहते हैं, यानी वो कैसे कैंडिडेट पाना चाहता है जो जाके सोसाइटी के लिए बेटर प्लान कर सके, इसलिए कि सिलेबस के अलावा यहाँ पर कोई ऐसी बंदिश नज़र नहीं आती है। जैसा आपने सही बताया, यूपीएससी, मुझे लगता है यूपीएससी इतनी फ्लेक्सिबल सिलेबस और यूपीएससी की इतनी फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया एग्जाम में अपेयर होने की मुझे नहीं लगता है किसी एग्जाम में भारत में या कहीं और भी अवेलेबल है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि बस आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें भी किसी परसेंटेज की बंदिश नहीं है, किसी की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बस एक नॉर्मल ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में रहें। और यूपीएससी के सिलेबस में आप बहुत जगह देखेंगे जिसमें लिखा रहता है विच ए नॉर्मल ग्रेजुएट इज एक्सपेक्टेड टू नो, मतलब जो एक आम ग्रेजुएट को जो जो चीज़ें मालूमात रहनी चाहिए बहुत जगह पे आपको यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम की यही ब्यूटी है कि पूरे भारत के आप किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होकर के आएँ, किसी भी सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप ग्रेजुएट होकर के आएँ, ये एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम में अपेयर होने की छूट देती है। और यूपीएससी, जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, द सक्सेस रेट इज हार्डली 0.5 to 1%। 7 लाख लोग, 8 लाख लोग इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में बैठते हैं और फाइनली जो रिजल्ट आती है दैट इज़ ऑफ 700 से 800 लोगों की फाइनल सिलेक्शन होती है। तो जब 1% से कम की आपकी सक्सेस रेट है, उसमें मुझे लगता है कि यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन बस यही रहती है कि आपको हर चीज़ें जो हो रही हैं दुनिया में, जो आपको पता होनी चाहिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रशासक, एज ए सिविल सेवक, जो आपको आजू बाजू आपके क्या हो रहा है, आप दुनिया में क्या हो रहा है और उसकी आपकी क्या असेसमेंट है, इसको लेकर के यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। और यूपीएससी मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट ए एग्ज़ाम ऑफ सिलेक्शन। यूपीएससी एलिमिनेट्स, जब 800 लोग सेलेक्ट होते हैं उस एग्ज़ाम में, उसका ये मतलब नहीं कि बाकी के जो 4000 5000 अच्छे लोग हैं उनमें मेरिट नहीं है। वो 5000 10,000 लोग जो लास्ट के 5000 लोग बचते हैं उन सब में मेरिट रहती है। बट चूंकि यूपीएससी की बंधन है कि उसकी सीट्स लिमिटेड हैं, तो उसमें से वो एलिमिनेट करके टॉप के 700-800 लोगों को लेती है। तो इट इज़ ए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसमें इट गोज फॉर रिजेक्शन एंड इट सेलेक्ट्स द लॉट अमंग, उसमें से जो लॉट बचती है वो सेलेक्ट हो जाती है। बट अभी आप देखें सक्सेस रेशियो में तो ग्रामीण भाग के बहुत सारे लोग जो हैं इस एग्ज़ाम में अलग अलग डाइवर्स नॉर्मल ग्रेजुएशन करके इस एग्ज़ाम में आकर के क्वालिफाई करके सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, जो आपने बोला किसी भी ग्रेजुएट, जो मैंने शुरुआत में बताई कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, मैं अपने केस में बताता हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है, बट वो सब्जेक्ट मैंने अपनी यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ली नहीं, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं लगता है कि किसी और एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को छोड़ करके किसी एग्ज़ाम में यूपीएससी देती। तो सर, इतना हार्ड क्राइटेरिया क्लियर करने के बाद जब कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो क्या यूपीएससी उन्हें कुछ पावर्स भी देता है, और क्या उस पावर्स का इस्तेमाल एक आईएएस ऑफिसर या एक आईपीएस ऑफिसर सोसाइटी को बेटर करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, मेरी असेसमेंट ये है कि यूपीएससी बोर्ड में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो यूपीएससी बोर्ड भी आप में बस एक ही क्वालिटी देखती है कि आप किस तरह से स्ट्रेस हैंडल कर पाते हैं, किस तरह से प्रेशर में आप परफॉर्म कर पाते हैं। तीसरा, आप वो फिट कैंडिडेट हैं कि नहीं जो उसको गवर्नमेंट को, सरकार को ज़रूरत है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा यूपीएससी बाकी किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है, और आपकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे ऐसा कोई डाउट उनको उस इंटरव्यू के समय नहीं लगे। तो अगर आप ये सारी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं और इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने में आप मदद करें, तो यू आर ए फिट कैंडिडेट टू गेट सिलेक्टेड इनटू दिस सर्विस। जहाँ तक पावर्स की बात है कि किस तरह की पावर देती है, आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में किसी भी पोस्ट पे आपकी सिलेक्शन होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस, आप आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, रेवेन्यू में जाएं, रेलवेज में जाएं, आप जहाँ भी जाते हैं आप उस डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए जाते हैं, उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जाते हैं एज ए प्रशासक, एज ए ब्यूरोक्रेट, आप उसको चलाने के लिए जाते हैं।
तो पावर्स आपको अनलिमिटेड मिल जाती है, बट उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज रहते हैं और आपकी सिलेक्शन के समय ही बहुत तरह से वो देख लिया जाता है कि उस तरह की पावर की किसी भी तरह से आप एब्यूज नहीं करें। तो बहुत पावर, इस जो चेयर पे आप बैठते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी पावर्स रहती हैं, उसकी एब्यूज नहीं हो, इसको लेकर के भी बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस बने हुए रहते हैं। शुक्रिया सर। सर, बात पावर्स की आई है तो एक आईपीएस ऑफिसर का काम ये होता है शायद कि शहर में क्राइम कम से कम हो, लोग अमन के साथ रह सके, झगड़े फसाद ना हो, लेकिन क्या शहरियों की कुछ ड्यूटीज़ नहीं है अपने शहर के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से? जिस तरह पुलिस अमन कायम करना चाहती है, तो क्या ये पब्लिक की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अमन के साथ रहे और सिस्टम को, डिपार्टमेंट को भी पुरसुकून रखने की कोशिश करे? यानी ये एक पैरेलल सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। मगर जिस एतबार से फिल वक्त शहर मालेगांव के हालात है, तो इस सूरत में आपका मौक़िफ़ क्या होगा? किस तरह से क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह से पब्लिक की ज़हनियत होना चाहिए और डिपार्टमेंट के हवाले से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारी ट्रेनिंग में भी हमें बताया गया था कि पुलिस और पब्लिक इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक बहुत फेमस कोट है, पुलिस इज़ पब्लिक एंड पब्लिक इज़ पुलिस, ये करके। तो हम जनता से ही चुन करके आए हुए लोग हैं जिनको ये वर्दी दी गई है कि देश में जिस जगह हमारी पोस्टिंग होती है वहाँ पे कानून और सुव्यवस्था कायम रहे, किसी भी तरह से वो अबाधित नहीं रहे और लोगों के अंदर वो परसेप्शन रहे कि वो रात के 12 बजे भी अगर निकल रहे हैं तो वो सेफ हैं। हमारी मालेगांव में यही प्रयास रहती है लोगों के अंदर वो परसेप्शन और वो भरोसा दिलाने की कि वो रात के किसी भी समय कभी भी अपने घर से बाहर निकल करके कुछ भी काम के लिए बाहर जा सकते हैं और उसमें कायदा और सुव्यवस्था या उनके साथ कोई घटना नहीं हो, इसको लेकर के हमारी मेन हमारी फोकस इसके ऊपर रहती है। जहाँ तक पब्लिक से एक्सपेक्टेशन की बात है उसके बारे में मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, जो आवाम के ही बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस को बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है या कहीं भी कुछ गलत होने की शक्यता है तो आवाम के ही लोग हमें माहिती देते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये यहाँ पे कुछ हो सकता है या यहाँ पे कुछ होने की शक्यता है। उस पर हम इमीडिएट एक्ट करके उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करते हैं। हर समाज में कुछ समाज कंटक लोग रहते हैं, ये केवल मालेगांव में नहीं है, ये हर जगह पूरे देश में हर जगह जहाँ भी पोस्टिंग होती है हमारे बैचमेट्स की भी, तो कुछ समाज कंटक लोग रहते हैं जिनका एक ही उद्देश्य रहता है कायदा और सुव्यवस्था को भंग करना और एक अराजकता की स्थिति फैलाना। उसके लिए ही हमें इस पोजीशन पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिठाया गया है कि ताकि ऐसे समाज कंटक लोगों पे पुलिस इफेक्टिव कार्रवाई कर पाए। क्राइम किसी भी सोसाइटी में, एडवांस से एडवांस सोसाइटी हो, पिछड़ी से पिछड़ी सोसाइटी हो, क्राइम किसी भी सोसाइटी में जीरो नहीं हो सकता है। जो क्राइम्स हो रहे हैं, पुलिस का दो काम है, जो क्राइम्स हो रहे हैं उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना कि जो क्राइम हुई उसमें जिसने गुनाह किया उस गुनहगार को कोर्ट के माध्यम से उसको उसके गुने के अनुसार सजा दिला जाए। इसके दूसरी, जो क्राइम्स रोके जा सकते हैं, जो क्राइम के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है उस पर प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके उस क्राइम को होने से रोकना। तो मालेगांव में भी हमारी यही एम और यही हमारी उद्देश्य है कि जो भी प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो, लोगों को बीच में रख करके सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग हो और लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस विभाग की तरफ, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ पुलिसिंग किया जाए और लोगों में वो एक परसेप्शन रहे कि दे आर सेफ इन मालेगांव, और इसको लेकर के ही हम हर समय कार्यरत रहते हैं। सर, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस है और हर 4-6 महीने पर या 15-20 दिन पे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, डिमोटिवेशन आता है। तो इस सूरत में हम क्या सोचें, क्या करें कि हमारा मोटिवेशन कायम रह सके और हम इसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें? ये बहुत ही लाजमी है कि आपकी अप्स एंड डाउन्स की फेजेज आती हैं। वो साइकोलॉजी की थ्योरी के अनुसार भी कुछ 20-22 दिन आपकी अच्छी पॉजिटिव फेज आती है और साइन कर्व की तरह ही वो फेजेज मूव करते रहते हैं। तो महीने में 4-5 दिन ऐसे आएंगे जिस समय आप तैयारी करने के बाद आपको बहुत लो फील होगा, आपको लगेगा कि शायद आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये हर एस्पिरेंट और हर सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ होता है। बट उसमें देखिए, मैंने पहले भी बोला कि यूपीएससी केवल आपकी मेरिट और आपकी आईक्यू चेक नहीं करती है। ये पूरा एग्ज़ाम का फेज और एग्ज़ाम की संरचना जो की गई है, इतना लेंदी फेज ऑफ एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने में ही यूपीएससी 2-3 चीज़ें आपकी चेक कर लेती है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है,
आपके अंदर परसेवरेंस कितना है और आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। तो वो जो लो फेसेस आती हैं वो हर आदमी के लाइफ में, हर एस्पिरेंट की लाइफ में आती है। उसमें आप मोटिवेट होने के लिए बस अपने फाइनल गोल को देखते रहिए, जो आपका अल्टीमेट एम है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, उसको लेकर के मोटिवेटेड रहिए। और जब ये लो फेजेस आते हैं उस समय एक छोटी सी एक दिन की ब्रेक लेकर के अपने दोस्तों से मिल करके, उनसे चर्चा करके, थोड़ी डी स्ट्रेस अपने आप को करके, कहीं बाहर घूम करके आकर के वापस फिर अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो वो जो लो वाला फेज है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं एक हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन के साथ, और उसके अपनी डी स्ट्रेसिंग अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी असेसमेंट करके। शुक्रिया सर, आपने अपने ज़ाती मुशाहिदात के ज़रिए से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी को क्लियर करने की कोशिश की है। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपकी लाइफ से, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा वाक़या या सानिया हुआ है जिसको हैंडल करने के बाद आपको लगा कि यार मेरा यूपीएससी करना सफल हो गया, या किसी के चेहरे पर आपने कोई ऐसी खुशी पहुंचाई हो जिससे आपको दिली सुकून मैसर आया हो? देखिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। पहले लगता था कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही एम है, बट जब से भारतीय पुलिस सेवा में मेरी सिलेक्शन हुई और उसके बाद से मैंने ये वर्दी को पहना, उसके बाद से वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि आपको इस देश ने ये वर्दी देश के लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, उनकी जिंदगी में अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको उसकी निराकरण करने के लिए दी है। तो बहुत सारी ऐसे वाक़ये आए जिसमें मुझे लगा कि हाँ, इस सर्विस में रह करके मैंने अच्छा काम किया है। मेरी ओवरऑल एम यही रहती है कि मेरे इस ऑफिस में कोई भी आदमी, कोई भी परेशान आदमी अपनी कोई परेशानी लेकर के जाता है तो एटलीस्ट वो एक मुस्कुराते हुए चेहरे से इस ऑफिस के बाहर जाए, ताकि उसकी जो भी समस्याएं थी, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, पुलिस एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसमें लोग स्व खुशी से अब इस ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं। तो उनकी जरूर कोई गंभीर अड़चन रहती है, गंभीर समस्याएं रहती हैं जिसको लेकर के वो पुलिस स्टेशन या पुलिस को अप्रोच करते हैं। तो हमारी और मेरी पर्सनल ये रहती है कि उनके ग्रीवांस को इमीडिएटली रिड्रेस किया जाए, और उनकी जो भी अड़चन है, अगर किसी भी लेवल पे, पुलिस स्टेशन के लेवल पे है, उसके ऊपर लेवल पे जो भी अड़चन है उसकी तत्काल निवारण की जाए, ताकि आगे चल करके उनको इस तरह की कोई समस्याएं फेस नहीं करनी पड़े और उनकी जो अड़चन है उसकी तत्काल निवारण की जाए। तो ग्रीवांस रिड्रेसल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य आए हैं जिसमें 2-3 लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हुए हैं जिसको हमने इफेक्टिवली हैंडल किया मेरे इस छोटे से कैरियर में अभी तक के, जिसके बाद मुझे लगा कि हाँ, अगर उस दिन इस तरह से हैंडल नहीं हुआ होता तो मामला कुछ और बड़ा हो जाता और कुछ लोगों का नुकसान हो सकता था, कुछ लोगों को गंभीर दुखापत या उनकी जान को भी नुकसान हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जो इस छोटे 4 साल के कार्यकाल में मैंने किया है, जिसको लेकर के मैं बहुत सेटिस्फाइड रहता हूँ। इस सर्विस की 2-3 चीज़ें हैं कि ये स्ट्रेसफुल एक जॉब है, दूसरा आपकी 24/7 जॉब है। ऐसा कि आज किसी दिन संडे रहे, हॉलीडे रहे, किसी पर्व त्योहार में, जिस दिन बाकी डिपार्टमेंट्स की छुट्टी रहती है पर्व त्योहार में, उस दिन पुलिस विभाग काम करती रहती है, ताकि बाकी लोग, आवाम खुशी से, चैन से अपनी पर्व और त्योहार जो भी हैं, उत्सव, उनको मना सके। तो ये स्ट्रेसफुल जॉब में हमारी एक्सपेक्टेशन या हमारी एम यही रहती है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उसको पुलिस डिपार्टमेंट फुलफिल कर पाए। और इस स्ट्रेसफुल जॉब में अगर आप किसी आम आदमी के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ला सकते हैं तो वही सफिशिएंट होता है कि इस पूरे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और उसमें उसको और आगे मोटिवेट होकर के और अच्छा काम करने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के मीडियम से न्यू एस्पिरेंट के लिए, पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए आप किसी किस्म का कोई मैसेज देना चाहते हो? सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों में भरोसा रखें। अगर वो बोल रहे हैं कि वो किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो उन पे ज़बरदस्ती दबाव डाल करके कि ये एग्ज़ाम मत दो, ये एग्ज़ाम दो, वो काम मत करें। जो जिसकी जहाँ पे रुझान है, जिस तरफ जिसकी रुचि है, हर आदमी इंजीनियर, डॉक्टर बने, ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। अगर किसी को फैशन डिज़ाइनिंग पसंद है, किसी को लेक्चरर बनना या टीचर बनना या प्रोफेसर बनना पसंद है, किसी को सिविल सेवा में जाना पसंद है, तो वो आप उसकी जो रुझान है उसकी तरफ उसको मोटिवेट कीजिए और उस तरफ जाने के लिए उसको ये कीजिए। और एक बार उसने रुझान की तरफ अपनी तैयारी शुरू कर दी
तो उसको मोटिवेटेड रखना पेरेंट्स की जवाबदारी है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि दुनिया का कोई एग्ज़ाम, मैं एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है उससे सेलेक्ट होकर के आया हूँ, और दुनिया का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप सक्सेसफुली कंपीट नहीं कर सकते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। बस उसमें एक ही चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय, मोटिवेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए आपकी उस एग्ज़ाम में लक्ष्य को पाने के लिए। जैसे आप हम सब ने भगवत गीता पढ़ा है, जब अर्जुन से पूछा गया था कि तुम्हें क्या दिख रही है, तो उन्होंने बोला था मुझे बस मछली की आंख दिख रही। अगर आप इस तरह से अपने गोल के पीछे, जो भी आपकी ज़िंदगी की एम है उसके पीछे अगर आप इस तरह से पड़ जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी मुकाम आप आराम से हासिल कर सकते हैं, और स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। सभी एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा, और बहुत जल्द मैं आपको इस सर्विस में आता हुआ देखूं, यही मेरी कामना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे व्यूअर्स, आपके लिए ये बड़ी खुशाइन बात है कि जनाब नीलोत्पल सर अपनी स्ट्रेटजीज़ को आपके सामने शेयर कर रहे थे, और हम उम्मीद करते हैं कि सर जब तक मालेगांव में रहेंगे गाहे बगाहे आपकी तैयारी के हवाले से बात पूछ करते रहेंगे और आपको गाइडलाइन फराहम करते रहेंगे। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि इस तरह के इंटरव्यूज से आप खुद भी इस्तेफादा कर सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। मिलते हैं सेकंड एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।